हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। और अभी हम लोग का जो सिलेबस चल रहा है, इसमें हम लोग अल्टरनेट डे करके एक दिन यूपी पीजीटी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं और एक दिन राजस्थान और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है, तो उसे कवर कर रहे हैं। और आज का जो क्लास है ये आपका नेट एग्जाम के लिए और पीजीटी सेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म के संदर्भ में। और ये किनकी थ्योरी है, तो ये ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जी की थ्योरी है। इसलिए अभी आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनकी हम लोग थोड़ी बायोग्राफी जान लेते हैं, क्योंकि बायोग्राफी से क्या होता है कि हम लोग को एक बेस पता चलता है कि जो समाजशास्त्री है उनका जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ का है। तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, जिनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 1955 को साउथ अफ्रीका के ग्राम्सटाउन में। अगर आप पूछिएगा कि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जी का पूरा नाम क्या है, तो अल्फ्रेड रेनेगॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन इनका पूरा नाम है। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या, एनार्की ब्राउन। ये नाम क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये इनकी जो थ्योरी है एनार्की ब्राउन के नाम से भी इन्हें सब कोई जानते हैं, क्योंकि ये इनकी जो थ्योरी है बहुत ही उग्र थ्योरी ये देते थे, और जिसके कारण इन्हें एनार्की ब्राउन के नाम से भी जाना जाता है। इनके इम्पोर्टेंट बुक्स की अगर बात की जाए तो द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, इसकी रचना इन्होंने 1931 में की थी। इनकी नेक्स्ट बुक है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936 में। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, इसमें उन्होंने नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताया था। कहाँ पे, तो वे अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में जाकर वे कौन से जनजाति का अधीन गए थे, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। 1950 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। 1952 में, क्योंकि देखिए आपका जो नेट का एग्जाम है और पीजीटी का एग्जाम है, इसमें क्या होगा कि जो थिंकर्स हैं इनके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस के ईयर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है द अंडमान आइसलैंड 1908 में। नेक्स्ट इनकी बुक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्टेड एशियन। नेक्स्ट इनकी बुक है टैबू, निषेधात्मक। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में। और अगर इनकी थ्योरी की बात की जाए तो ये प्रकारवादी थे। इन्हें बोला जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फंक्शनलिज्म। देखिए समाज के अंतर्गत जितने भी समाजशास्त्री हैं, दो प्रकार के थॉट्स को लेकर वो अपना सिद्धांत को देते हैं। दो प्रकार की जो विचारधारा है वो हर एक समाजशास्त्री में पाई जाती है, और उन्हीं दो को पकड़ के वे अपना सिद्धांत को देते हैं। वे दो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कि प्रकारवादी और दूसरा हो गया संघर्षवादी। जो प्रकारवादी सिद्धांत के जो आपके सिद्धांतकार हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वे बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत जो कुछ भी वस्तु विद्यमान है वो सभी क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए हेल्प करती हैं। ये प्रकारवादी सिद्धांतकार का मानना है। और जो संघर्षवादी जो समाजशास्त्री हैं, जो सिद्धांतकार है, वे मानते हैं कि समाज के अंतर्गत जो कुछ भी है उनके बीच आपस में कोई ना कोई कंपटीशन जरूर हमें देखने को मिलता है, कोई ना कोई संघर्ष हमें देखने को जरूर मिलता है। तो उसी में जो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन है, ये कौन सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो ये प्रकारवाद को मानते हैं। और प्रकारवाद को मानते हैं तो किस संदर्भ में, संरचना के संदर्भ में, स्ट्रक्चर के संदर्भ में वे मानते हैं। और उनका मानना है कि ये जो प्रकारवाद है ये क्या है, तो यह है एक आंशिक इकाई द्वारा संपूर्ण
संपूर्ण इकाई को दिए जाने वाला योगदान। मान लीजिए कोई एक आंशिक इकाई है, वो क्या कर रही है, संपूर्ण इकाई को योगदान दे रही। आप किसी भी क्षेत्र पे या कोई भी चीज का आप लोग ले सकते हैं। तो इनका जो प्रकारवादी सिद्धांत था वो मानता है, वे इसको शरीर के साथ जोड़ते हैं, स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हैं, सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं। वे बोलते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का जो ये शरीर है, इसके जितने अंग है, सबका अपना अलग अलग काम है और सब क्या है, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे मुंह का काम है बोलना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। तो इसमें से कोई भी अगर एक प्रक्रिया जो है अगर वो काम नहीं करती है, जो शरीर की जो संरचना है वो बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से वे कोई फंक्शन के तौर पे भी बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो मोबाइल में जाकर उसका आप बैटरी पावर देखते हैं, उसका रैम देखते हैं, वो कितने उसका सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो फिर तब क्या बोलते हैं कि हाँ, इस मोबाइल का जो फंक्शन है वो ठीक है, वो अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। कौन बात कर रहे हैं, तो एयर रेडक्लिफ ब्राउन जी इसके संदर्भ में अपनी बातों को दे रहे हैं। लेकिन इन जहाँ पे एयर रेडक्लिफ ब्राउन व्यक्ति को प्रधानता देते हैं, वही जो नॉर्डन महोदय हैं वो व्यवस्था को प्रधानता देते हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ब्राउन जी जो है वो व्यक्ति को प्रधान मान रहे हैं सामाजिक संरचना के लिए, और जो नॉर्डन महोदय हैं वो व्यवस्था को। तो इनकी तो ये बुक हो गई। इनकी थ्योरी कौन कौन सी है, संस्कृति के संगठन का प्रकारवादी सिद्धांत, वंशक्रम सिद्धांत, वास्तविक संरचना एवं सामान्य संरचना। फोर्थ है संरचनात्मक प्रकारवाद। संरचनात्मक प्रकारवाद के अंतर्गत अगर देखिए यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो प्रकारवाद का जनक जो है वो इमानुएल दुर्खैम जी को माना जाता है। वे इसके जनक माने जाते हैं और उन्होंने क्या बताया था, सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया था। इनके द्वारा, तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा ये जो प्रकारवाद है ये 1895 में उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग को याद रखना चाहिए और क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके देखना चाहिए। तो क्या होगा, चीजें जो है हमें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो जब ब्राउन महोदय बताते हैं, जहाँ पे जो इमानुएल दुर्खैम जी थे वो सामाजिक आवश्यकताओं पर जोर देकर बात करते हैं, वही ब्राउन महोदय क्या बोलते हैं कि नहीं, आवश्यकताएं नहीं है, समाज की जो हमारी दशाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब बोलेंगे दशाएं क्या क्या होगी, तो जैसे हमारा बोलना, रोना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं जो हम समाज के अंतर्गत कर रहे हैं ना, वो सारी क्रियाएं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात किनके द्वारा बात की गई है, तो ब्राउन महोदय जी के द्वारा इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। तो इसी के और आगे बढ़ाते हुए जब अपना वो अध्ययन कार्य कर रहे थे, तो करते करते वे बताते हैं कि जो संरचना है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रकार को एक ही, वो संरचना और प्रकार क्या है, ये समाज के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही क्या है, इनको वे जीव विज्ञान से जोड़ते हैं। जीव विज्ञान से जोड़ने के बाद वे दो तरह के शब्द का वे प्रयोग करते हैं, क्या क्या, सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र जो है वो ब्राउन महोदय जी के द्वारा बोला जाता है सामाजिक संरचना के लिए, समाज का जो संरचना होता है ना उसके संदर्भ में, और सामाजिक शरीर शास्त्र वो सामाजिक प्रकार के लिए प्रयोग करते हैं। संरचना का मतलब हो गया सोशल मॉर्फोलॉजी, जैसे हम लोग समाज का तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं कि हाँ ये धार्मिक समाज है, ये राजनीतिक समाज है, ये सामाजिक समाज है। तो इस प्रकार का जो वर्णन किया जाता है, जो भाग किया जाता है, वो सामाजिक स्वरूप शास्त्र में किया जाता है। और सामाजिक शरीर शास्त्र में जो सोशल प्रकार होते हैं, जो इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो घटना होती है, जो उसके संदर्भ में, चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक विषय हो गया, कोई भी विषय हो जाएंगी, जैसे आपका मान लीजिए शिक्षा हो गया, आपका न्याय हो गया, आपकी सरकार हो गए, आपकी कानून व्यवस्था हो गई, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत धार्मिक व्यवस्था, आपकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इस प्रकार से इसका जो भाग किया गया, इसको जो बांटा गया है, वो सोशल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को संरचनात्मक प्रकार
बात जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी जो थ्योरी है जो कि इन्होंने किस में बताई थी, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में, इसमें उन्होंने नातीदारी व्यवस्था के संदर्भ में बात की थी। और वे कहाँ पे बात करते हैं, तो वो अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका का जो थांगू और बांटू जो जनजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। तो वहां पे जाकर वहां की जो विधि व्यवस्था है उसका वे अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं, तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। और वहां पे अध्ययन करने के बाद वे बताते हैं कि समाज के अंतर्गत क्या है, दो प्रकार की एकता हमें देखने को मिलती है। क्या कि एक तो सहोदर एकता जिसे कजन यूनिटी बोला जाता है, और एक वंश एकता जिसे कि आपको डिसेंट यूनिटी बोला जाता है। सहोदर और वंश जो है आप लोग को अच्छी प्रकार से पता होगा, इसको बताने का जरूरत नहीं है। और इसी के अंतर्गत फिर वे बात करते हैं परिहार और परिहास, इस प्रकार का जो दो रिलेशन है वो पाया जाता है। परिहार जो होता है ये आपका एवॉइड वाला है रिलेशन है, जैसे कि जिसमें कि हम लोग सम्मान देते हैं, जैसे सास और बहू का, ससुर और बहू का, तो इस प्रकार का जो रिश्ता, जो सम्मान देने वाला रिश्ता है वो परिहार रिश्ते के अंतर्गत आएगा। और परिहास में जो है ये मजाक का रिश्ता रहता है, जैसे आपका जीजा और साली के बीच का रिश्ता, देवर और भाभी का रिश्ता, तो ये आ जाएगा परिहास में। और जो अवॉइडेंस वाला जो रिलेशन होता है वो परिहार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्यों उन्होंने बात की, वे बोलते हैं कि ये जो समाज है तो इसमें दोनों तरह का ही रिलेशन होना जरूरी है। अगर हम सम्मान नहीं देंगे, सिर्फ परिहासी होगा, सिर्फ मजाक होगा, तो वो परिवार भी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा पाबंदी रहेगी तो वो भी समाज हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात उन्होंने कहाँ की थी, तो अफ्रीका के थांगू और बांटू जनजाति में जाकर वहां पे उन्होंने अपने किनशिप व्यवस्था के बारे में बात की थी। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और किनशिप थ्योरी इनकी जो है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।